देखो जी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की जहां तक बात है, तो सर जो एक्ट का ईयर है दैट इज 1881। ठीक है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 नंबर वन। ठीक है सर। इससे पहले अपन ने कौन कौन सा एक्ट पढ़ ली सर? बस ये लास्ट ही है, बाकी तो सब अपन ने पढ़ ही लिए हैं। कैसे कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साल कौन सा आ रहा था? 1872। उसके बाद में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद में अपन ने, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूं आपको, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आफ्टर दैट अपने कोर्स में है आपके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। चालू 2009 में, एक्शन में 2009 में आया, बट अपन क्या लिखते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देन यू हैव योर कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावा आपके एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन और है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये कोई एक्ट नहीं है, ये एक बेसिक चैप्टर है जो डिस्कस करता है कि क्या लॉ होता है, लॉ में ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, लॉ बनता कैसे है, ओवरऑल इंडिया में रेगुलेशन का सिनेरियो किस तरीके से चलता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, जो कि मैंने बोला था आपको खुद को करना था रिकॉर्डिंग से। चलिए, ठीक है सर। अब देखो, डायनामिक एक्ट्स और स्टैटिक एक्ट्स की मैं यदि बात करूं, ये समझाने के लिए, हाँ, कहीं पर डालना लिखने के लिए नहीं है। डायनामिक और स्टैटिक एक्ट्स का मतलब है, स्टैटिक तो सर जिनमें जो चेंजेस होने थे हो चुके हैं आज दिन तलक, अब कोई रोज रोज हमको चेंजेस देखने को मिलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सर ये एक तरीके से स्टैटिक हो चुका है। जो अमेंडमेंट्स, जो चेंजेस होने थे वो हो चुके हैं। What do you mean by amendments? What do you mean by amendments? कि सर amendments मतलब existing law में ही कोई change करके उसको चालू रखना, चलाते रहना। जैसे कि सर कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी जो है उसकी डेफिनेशन अपने को चेंज करनी है, उसका दायरा बढ़ाना है कि स्मॉल कंपनी वो, या जिसमें इतना इतना टर्नओवर, इतनी इतनी पेड अप कैपिटल है, उसका दायरा बढ़ाना है ताकि ज्यादा कंपनीज को स्मॉल कंपनी होने का फायदा मिले। तो अपन ने उसमें एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्ट 2013 की ही स्मॉल कंपनी वाले सेक्शन को अमेंड करके वो दायरे को चेंज कर दिया, पेड अप कैपिटल और टर्नओवर वाली को। ठीक है। एक होता है कि पूरा एक्ट ही नया नया एक्ट ले आना, यानी कि पुराना एक्ट रिपील कर देना, खत्म कर देना, उसकी जगह न्यू एक्ट लेके आ जाना। जैसे कि कब हुआ था? कि सर 2013 में हुआ था, जब पुराना एक्ट कंपनीज एक्ट विच वॉज अर्लियर कंपनीज एक्ट 1956, इसको खत्म किया, इसकी जगह नया एक्ट लेके आए कंपनीज एक्ट 2013। तो सर 1956 से 2013 तक कैसे चलाया? कि सर इसी एक्ट के अलग अलग सेक्शंस को अमेंड कर करके, जैसी जैसी जरूरत पड़ी उनमें चेंजेस कर करके अपन ने चलाया। और जब देखा कि अब आजादी के इतने साल हो गए, अब यार पुराना हटा के नई चीज लेके आनी चाहिए, तो कंपनीज एक्ट 2013 लेके पुराना पूरा हटाया और नया एक्ट लेके आ गए। ठीक है जी, बात समझ में आई? यस। चलिए, तो अमेंडमेंट और रिपील में फर्क समझ में आया? लॉ के हिसाब से अमेंडमेंट एग्जिस्टिंग लॉ में ही कर देते हैं और वो चलता रहता है। रिपील मीन्स पुराना वाला पूरा हटाया और नया लेके आया। ओके सर। अब देखो बेटा, तो सर ये इसमें जो ये इसको बने हुए कितने सारे साल हो चुके हैं सर? 150+ ईयर्स, 150 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो इनमें जो चेंजेस होने थे हो गए। ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी मोर और लेस जो चेंजेस होने थे आज दिन तक सारे हो गए, अब इनमें कोई चेंजेस नहीं होते। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी जो मोर और लेस चेंजेस होने थे सब हो गए। तो सर डायनामिक एक्ट जिनमें चेंजेस देखने को आज भी मिलते हैं कौन से हैं? कि सर एलएलपी एक्ट में, कंपनीज एक्ट में हर थोड़े टाइम में चेंजेस होते रहते हैं, एलएलपी और कंपनीज एक्ट में। ठीक है सर। सर एलएलपी और कंपनीज तो ठीक है, लेकिन सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का क्या? ये भी तो बहुत ज्यादा पुराना एक्ट हो चुका है। विदुष मोदी, हाँ सर। बाहर से कौन जा रहा है? कौन से कोई नहीं। कौन सी वाली मैं तो गर्लफ्रेंड सलीना। जा रही है? गर्लफ्रेंड नंबर 1 या गर्लफ्रेंड नंबर 2?
तो बाहर क्या पड़ा है, मेरी तरफ देख यार। ठीक है, तो निगोशिएबल अरे अदरवाइज मत लेना, मैं तो वापस मेरी तरफ आ जाओ, अटेंशन इसलिए बोल रहा हूँ। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 इतना पुराना है, तो भी इसमें एज रिसेंट एज 2015 2018 तक भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये बात ध्यान रखना, तुम ये सोचोगे इतना पुराना एक्ट है तो इसमें तो क्या ही चेंजेस होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें आज दिन तक भी चेंजेस देखने को मिलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में। तो ये एक तरीके से सेमी डायनामिक है, जिसमें आज भी चेंजेस हो रहे हैं, इतना पुराना होने के बावजूद भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। चलिए, अब सर ये एक्ट क्यों बनाया गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। सर डेफिनेटली जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके उनसे संबंधित मैटर्स को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। अब सर बनावा 1881 में है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मोर और लेस इंग्लिश लॉ के ऊपर ही बेस्ड होगा, जो उस समय अंग्रेजों के जमाना चलता था हमारे यहाँ पर, उन्हीं लॉस पे कट कॉपी पेस्ट चेंजेस करके ये लॉ बना दिया हमारे इंडिया के लिए भी। ठीक है सर। तो सर अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इज एन एक्ट टू गवर्न और रेगुलेट द मैटर्स पर्टेनिंग टू द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. So we first of all need to understand what is the meaning of the word negotiable instruments. समझने की बात है। श्रेया, ऋचा, दर्शित अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो रे, ताकि क्या है मेरे को शक्ल सबकी दिखती रहे। देवांश, जिनके नेट प्रॉब्लम है वो एक अलग बात है, नहीं तो कर लो। ठीक है। जस्ट शायद देश में वो कहते हैं ना, नाइयों की कमी हो गई है क्या रे? हेयर ड्रेसर्स की कमी हो गई है क्या देश में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, पॉकेट मनी की कमी हो गई है सर। ठीक है, चलो आ जाओ। तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज। तो सर वर्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल वर्ड का मतलब लिखते जाना भाई साथ साथ में। इस एक्ट की खूबसूरती ये है कि इसमें आपको एक प्रॉपर रजिस्टर लेके उसमें साथ साथ में जो मैं अलग से बातें बता रहा हूं, जिनसे अपने को बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, वो आप लोगों को नोट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो निगोशिएबल वर्ड का क्या मतलब है कि सर ट्रांसफरेबल, क्या क्या ट्रांसफरेबल, या फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कुछ भी मान लो इसको, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफरेबल या फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है। डॉक्यूमेंट की खूबसूरती क्या होती है कि डॉक्यूमेंट को हमेशा रिटन फॉर्म में ही होना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की खूबसूरत, डॉक्यूमेंट वर्ड ही बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट को हमेशा उनका हमेशा रिटन फॉर्म में ही होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट हमेशा। तो सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या, कि सर निगोशिएबल या निगोशिएशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ थ्रू अ रिटन डॉक्यूमेंट। अब किस चीज के लिए, कि सर दिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज मेड फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मनी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बनाने का, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बनाने का कारण क्या है कि सर हमेशा पैसे के लिए ही, पैसे को ट्रांसफर करने के लिए ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। देखो, और भी चीजों को ट्रांसफर करने के लिए रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा मिदुष मोदी है। मिदुष मोदी के पास में एक जमीन है, प्लॉट है या फिर एक फ्लैट है, और वो कनव और इसके बीच में डिसाइड हुआ कि मिदुष मोदी अपना फ्लैट इसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है। तो सर एक स्टाम्प पेपर लाया गया, यस सर, स्टाम्प पेपर जितने भी रुपए का लगता है वो लगाया गया, इसमें सेल डीड बनाई गई कि मैं अपना फ्लैट जो है वो कनव को बेच रहा हूं।
ठीक है, इतने इतने रुपए में, दोनों ने नीचे साइन किया, ठीक है, और ये फ्लैट बेचने का एक एग्रीमेंट तैयार हो गया। सर इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि डॉक्यूमेंट इन राइटिंग है, यस सर। निगोशिएशन के लिए हो रहा है, हाँ सर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए हो रहा है, लेकिन सर ये किस लिए, कि सर ये पैसे के लिए नहीं, ये फ्लैट बेचने के लिए हो रहा है। तो क्या हम इस सेल डीड फॉर परचेज एंड सेल ऑफ, सेल डीड फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फ्लैट को, जो कि रिटर्न में डॉक्यूमेंट है जिससे कि ओनरशिप उस फ्लैट की ट्रांसफर हो रही है, क्या हम उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे? नहीं सर, क्योंकि ये फ्लैट के लिए है, ये पैसे के ट्रांसफर के लिए नहीं है, ये फ्लैट के ट्रांसफर के लिए। तो सर निगोशिएबल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इंस्ट्रूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे हम पैसा एक जने से दूसरे जने को ट्रांसफर कर देते हैं, वो सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं ये नाम सुने होंगे आपने, प्रॉमिसरी नोट, यस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। चेक काट के देते हैं ना अपन पेमेंट के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, अपन पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ना, रिटर्न में डॉक्यूमेंट है ना साइन किया हुआ, यस सर, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? कि सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल हो गए। इतना समझ में आया? यस सर। क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में क्या उसकी बात करी गई है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन किया गया है? नहीं सर। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं उनको डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया है ना, निगोशिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, ये किसके ट्रांसफर से रिलेट करते हैं, कि सर मनी के ट्रांसफर से रिलेट करते हैं, ये आपने अदर देन एक्ट समझ लिया ना, अब तो आपको आसानी होगी। खुद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में ही डिफाइन नहीं किया गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। हाँ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 13 में जरूर ये बताया गया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 13 में जरूर ये बताया गया है कि 3 टाइप्स के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। 3 टाइप्स के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कौन से 3 टाइप्स के? आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का एक शो आता था केबीसी, वो देखा है, कौन बनेगा करोड़पति? कभी ना कभी तो देखा ही होगा। कौन बनेगा करोड़पति देखा है, जिसमें वो जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए, वो सब गेम कभी देखा ऑनलाइन या नहीं देखा? विदुष, देखा होगा। तो बस मैं इतना बोल रहा हूं, के को हटा के इसकी जगह पी लगा दो, पीबीसी। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? पीबीसी, ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हो, केबीसी से याद नहीं रखना है, ये तो याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। आप एबीसी भी पढ़ते हो ना, एबीसीडी में चालू कैसे होता है कि सर एबीसी से होता है, तो ए को हटा के आप पी लिख दो, पीबीसी याद रखना है अपने को। इसी ऑर्डर में याद रखना है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कि पीबीसी, ऐसा नहीं कि बीपीसी। बीपीसी ऑर्डर में याद मत कर लेना, अपने को किस ऑर्डर में याद करना है? पीबीसी, ठीक है। क्यों? स्वान गोयल कैसा है? नींद हो गई पूरी तेरी? हाँ पक्का? या 12 बजे क्लास रखूं? नहीं नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। तो सर पीबीसी इसी ऑर्डर में याद करना है। पी स्टैंड्स फॉर प्रॉमिसरी नोट, पी स्टैंड्स फॉर प्रॉमिसरी नोट, बी स्टैंड्स फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड सी स्टैंड्स फॉर चेक। क्यों इसी ऑर्डर में याद करना है बेटा? क्यों इसी ऑर्डर में याद करना है? क्योंकि सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, समझ में आया? ऑर्डर उल्टा पुल्टा मत कर देना, पीबीसी केबीसी में के हटा के पी कर देना। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 13 बताता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये नहीं बताता, ये कहीं पूरे एक्ट में ही नहीं बताया हुआ है।
ये बताता है कि कौन से होते हैं कि सर पीबीसी सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। ठीक है सर। अब और मजे की बात सुनो कि सर ये जो डेफिनेशन है ना सेक्शन 13 की, जो ये बताती है कि प्रॉमिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तीन तरीके के होते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है, एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय सर एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है? एग्जॉस्ट हो जाना, अपन मान लो हमारा सुहान गोयल बहुत जोर से 5 किलोमीटर भाग के आया, तो ये एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरा एनर्जी ड्रेन हो जाती है और सोफे पे पड़ जाता है। ठीक है, तो मतलब एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, एनर्जी लेवल्स खत्म हो गए, एग्जॉस्ट का मतलब समझ में आया? तो मैं बोल रहा हूं ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की सेक्शन 13 में जिसमें बताया जाता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक होते हैं, ये एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है। यानी कि केवल ये तीन होंगे ऐसा नहीं है, और भी हो सकते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और भी हो सकते हैं। ठीक है सर, कैसे? कि सर भले ही मेंशन नहीं किया गया हो, पर पुराने जमाने में एक हुंडी नाम, हुंडी, हुंडी सुना है आपने कभी? कॉमर्स में हुंडीज होती हैं। ठीक है, हुंडी भी एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है सर। तो सर हुंडी क्या होता है, पता है आप लोगों को? व्हाट डू यू मीन बाय हुंडी? सुना तो होगा ही। प्रिशा, क्या होता है हुंडी? ये नहीं पता, नहीं नहीं सुना पता? है। देवांश, क्या होता है हुंडी? हम्म, चलो। जश, शाह, क्या बदमाशी सूझ रही है जो चेहरे पे एकदम 180 डिग्री स्माइल आ गई है तेरे? हम्म, कुछ तो दिमाग में चल रहा है। चलो मैं बताता हूँ हुंडी क्या होते हैं। कि सर हुंडी एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट ही होता है। मान लो हमारा जश शाह जो है वो गांव में रहने वाला किसान है, ठीक है, फार्मर है। अब किसानों को टाइम टू टाइम पैसा लेने की जरूरत पड़ती है, किसके पास जाते हैं? कि सर मनी लेंडर से पैसा लेते हैं। तो मनी लेंडर को लिख के देते हैं लोकल लैंग्वेज में। मान लो गुजरात में है ये सब काम, ये जो सिनेरियो चल रहा है ना, इसका फार्म गुजरात में है, गुजरात के मनी लेंडर से पैसे ले रहा है। तो जिस भी गांव की हर हर थोड़े टाइम में लैंग्वेज और वो लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, तो वहां की लोकल लैंग्वेज में ये एक फार्मर जो है वो एक प्रॉमिस करता है मनी लेंडर को कि मैं आपको इतने इतने रुपए दे दूंगा। जहां पर वहां पर इस इंस्ट्रूमेंट पे वहां के लोकल कस्टम्स भी एप्लीकेबल होते हैं। लोकल कस्टम्स जैसे कि सर मान लो 2 महीने के लिए दिया था, इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम का लिया था, लेकिन यदि ये लेट करेगा तो इंटरेस्ट, वहां का लोकल कस्टम है कि फिर सर इंटरेस्ट एट द रेट 18% हो जाएगा। तो लोकल कस्टम्स के हिसाब से वहां पर ये चलती है, लोकल लैंग्वेज में जो प्रॉमिसरी नोट बना हुआ है विच इज गवर्न थ्रू लोकल कस्टम्स ऑफ दैट प्लेस, उसको हम क्या बोलते हैं? हुंडी। तो सर ये भी एक तरीके का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि पैसा एक जने से दूसरे जने के पास ट्रांसफर होने की बात हो रही है। क्यों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? क्या राइट, क्या पैसे की बात हो रही है? मनी ट्रांसफर की बात हो रही है? हाँ सर। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मनी हो रही है? हाँ सर। तो निगोशिएबल हो गया। इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट इन राइटिंग है? हाँ सर। पैसे के लिए बात हो रही है? हाँ सर, लोकल लैंग्वेज में। तो सर हुंडी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको जो मैं बोल रहा हूं कि सर सेक्शन 13 बोलता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रॉमिसरी नोट, negotiable instruments are promissory note, bill of exchange and check। ठीक है सर। तो दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, और भी होते हैं भले ही उनकी बात नहीं करी गई हो। ठीक है। एक आपने सुना है ड्राफ्ट? कभी आपने सुना है कि कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहां पर हमको पैसे के लिए ड्राफ्ट बना के देना पड़ता है? कभी सुना है इस बारे में? या तुम लोग नई जनरेशन जो वो सब यूपीआई यूपीआई खेलती है, उसको ड्राफ्ट से कोई मतलब ही नहीं है? ड्राफ्ट कभी कभी भी सुना है? ड्राफ्ट क्या होता है? एनीवन हु हैज हर्ड अबाउट इट? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। मान लो, मान लो हमारा कनव है, ठीक है। कनव को पेमेंट करना था श्रुति को, कितने रुपए का? कि सर 1 लाख रुपए का। कोई माल मंगाया था श्रुति से, तो 1 लाख रुपए का पेमेंट करना था कनव को। कनव ने ओहो चेक काट के दे दिया, ये ले श्रुति
ये चेक है, यहाँ पर नाम लिख दिया मैंने श्रुति का, ठीक है, यहाँ 1 लाख रुपए का अमाउंट डाल दिया, यहाँ पर लिख दिया अमाउंट इन वर्ड्स ₹1 लाख ओनली, यहाँ पर डेट डाल दी, यहाँ पे मैंने साइन कर दिया, जिस भी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उसका हो गया। और ये चेक उसने श्रुति को, कनव ने दे दिया कि इस तारीख को चेक डाल देना और अपना पेमेंट ले लेना। ठीक है सर। पर कनव इतना शाना है, खाते में पैसे तो 50,000 रुपये ही पड़े और चेक काट के दे दिया 1 लाख रुपए का। तो बेसिकली फ्रॉड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ सर, फ्रॉड गलत काम ही कर रहा है सर ये। तो सर चेक जब श्रुति लगाएगी तो पैसे हैं ही नहीं खाते में, तो क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? डिसऑनर ऑफ चेक, जिसको अपन देसी भाषा में बाउंस बोलते हैं, कि चेक बाउंस हो गया रे, चेक बाउंस हो गया। ठीक है, बाउंस होने का मतलब ये नहीं है कि बॉल टप्पा खा के बाउंस हो जाती है वैसा। डिसऑनर होना उसका मतलब होता है। लीगल लैंग्वेज क्या है बाउंसिंग ऑफ चेक के लिए? कि सर डिसऑनर ऑफ चेक। सर तुम्हारे इस पे क्वेश्चंस आते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक is governed under section 138 of the 138 to 142, ऐसा ही कुछ है, मेन सेक्शन 138 है ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू डिसऑनर ऑफ अ चेक। ठीक है, यही यही श्रुति समझदार होती ना, श्रुति बोलती देख एक काम कर, तू मेरे को चेक मत बना के दे, तू मेरे को बैंक से डीडी बना के दे, डिमांड ड्राफ्ट। ड्राफ्ट जिसको मैं बोला था ना, ड्राफ्ट बना के दे। ड्राफ्ट में क्या होता है, मान लो कनव के खाते में 1,50,000 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, और श्रुति को कितना पेमेंट करना है उसको, कि सर 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है। ठीक है सर, तो वो बैंक के पास में जाएगा कनव, बैंक को बोलेगा भैया एक श्रुति नाम के ऊपर, एक श्रुति खरतड़े नाम के ऊपर इस तारीख को 1 लाख रुपए का एक ड्राफ्ट बना के दो। तो बैंक को ऑर्डर किया उसने, बैंक क्या करेगा, उसके खाते में चेक करेगा 1.5 लाख, मतलब 1 लाख रुपया है या नहीं है, कि हाँ 1.5 लाख पड़ा है, तो उसमें से 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट बना देगा। और नीचे बैंक के साइन होंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कनव के साइन नहीं होंगे। कनव ने तो ऑर्डर दे दिया किसको? बैंक को, अपने बैंकर को। ठीक है, बैंक ने यहाँ पर ड्राफ्ट बना दिया उस ऑर्डर के कारण, और यहाँ पर साइन कर दिए बैंक वाले ने, और 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट बन गया। तो अब कनव के खाते में भले ही इस समय 1.5 लाख रुपए पड़े, उसमें से बैंक क्या करेगा, 1 लाख रुपए ब्लॉक कर देगा, क्योंकि 1 लाख रुपए का उसने क्या किया है, ड्राफ्ट बना दिया है। तो अब कनव ये 1 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकता, बचे हुए 50,000 रुपए ही से ही ट्रांजैक्शन कर सकता है। यानी कि ड्राफ्ट कभी भी ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होगा, ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं होगा, जबकि चेक तो क्या है, डिसऑनर होने के चांसेस रहते हैं। आजकल यूपीआई आ गया है तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। आप कहते हैं ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर दे यार, ये कर दे वो कर दे, हाथों हाथ की बातें हैं। ड्राफ्ट और चेक के झंझट में लोग पढ़ना कम हो गए हैं, पर अभी भी बंद नहीं हुए हैं, बिल्कुल लगते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो सर भले ही मैंने पीबीसी में ये मेंशन नहीं किया, बट ड्राफ्ट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिससे पैसे की ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। यस और नो? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स? यस सर। अब देखो, निगोशिएबल का मतलब मैंने आपको बताया था ट्रांसफरेबल। ठीक है सर, समझ में आ रहा है रे? जशा, श्रुति, रिचा, श्रेया, श्रेया बियानी, यस सर। एग्जाम हो गए तेरे 11वीं के या बाकी हैं? बाकी है सर। अरे बाप रे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निगोशिएबल यानी कि ट्रांसफरेबल। तो सर ऐसा भी होता है, मान लो एक्स ने एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के दिया वाई को, कितने लाख रुपए के लिए? 1 लाख रुपए के लिए। ठीक है सर, वाई को, अच्छा उस पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे डेट क्या पड़ी हुई थी? डेट पड़ी हुई थी 31/3/2026। आज की डेट नहीं थी कि आज बैंक में जाएगा, या फिर आज भी जो भी पैसा है वो आज मिलेगा, नहीं है, 5 तारीख की डेट,
6 तारीख की डेट नहीं डली हुई थी, उस पर 31/3/2026 डली थी, यानी कि अरे करीब करीब 25 दिन 1 महीना है। वाई को इमीडिएटली उसमें से कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है, कोई जरूरी काम आ जाते हैं बिजनेस में, तो वाई ने क्या किया, उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जेड को दे दिया और बोला कि देखो 1 लाख रुपए का है, अभी 1 महीना है, आप मेरे को इसके अगेंस्ट 95,000 रुपीज ही दे दो, और जब वो तारीख आए तब आप उसको एनकैश करा लेना, और आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैं 1 महीने अभी कम है तो मैं 95,000 ही दे दो, आपको भी इनकम हो जाएगी और मेरे को भी, मेरा भी काम निकल जाएगा। तो जेड को पसंद आया कि 1 महीने में 5% इंटरेस्ट कहाँ मिलता है यार, तो उसने कर दिया। तो यहां पर जो प्रोसेस हुई ना, वाई ने जेड को वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंडोर्स कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोर्सिंग, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोर्सिंग, कि सर पीछे नाम लिखा उसका, साइन कर दिया कि अब इसको, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तो वैसे भी ट्रांसफरेबल होते हैं ना, किए जा सकते हैं। यस सर। सर आगे, सर फिर क्या जेड को ही होगा, नहीं सर, जेड भी चाहे तो आगे ए को वो एंडोर्स कर सकता है, जब तक कि उसका पेमेंट नहीं मिल जाए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तब तक एंडोर्स किए जा सकते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरेबल होते हैं, एंडोर्स किए जा सकते हैं। एक्स, ज्यादा डिटेल हम आने वाले टाइम में जब हम टेक्स्ट पढ़ना चालू करेंगे वो वाली है, बट एंडोर्सिंग का कंसेप्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो निगोशिएबल वर्ड में मैं वैसे ही ट्रांसफरेबल बोल रहा हूँ, तो क्या ये कंसेप्ट समझ में आया कि एक्स वाई को दे रहा है, वाई ने जेड को एंडोर्स कर दिया, जेड ने ए को ट्रांसफर कर दिया। यस सर, समझ में आ गए। ठीक है सर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का तुम्हारे वेटेज कितना है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में से, कि सर आइए बताते हैं आपको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आने चाहिए। देख लो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में 10 से 15%, यानी कि 10 से 15 नंबर के बीच की रेंज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कि सर ये अभी पूछ कितने रहे हैं कि पास्ट पेपर्स के बेसिस पे 14 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 7+7, 2 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे 7 और 7 नंबर के। ठीक है, वो अलग बात है कि एक 4+3 और हो जाए, एक 7 का रह जाए, वो कॉम्बिनेशन अलग है। पर सर 14 नंबर के, सर कितने में से, कि सर 120 में से 14 नंबर के। सर पेपर तो 100 नंबर का होता है, आप 120 का कैसे बोल रहे हो भैया। आप लोगों को ध्यान होगा कि सर टोटल 120 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से आपको 100 का अटेंड करना रहता है। कि सर क्वेश्चन नंबर 1, हर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, कि सर 20-20 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। टोटल कितने क्वेश्चंस मिलते हैं, कि सर 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, उसमें चॉइस नहीं मिलती है, वो अटेंड करना ही करना है। क्या सर सबसे पहले अटेंड करना है आंसर देते हुए, नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपको सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आता है सब में से वो आप अटेंड करो। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, करना जरूर है, ये चॉइस नहीं है। फिर सर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई भी एक आप छोड़ सकते हो चॉइस पे, बाकी के आपको इन 5 में से 4 करने रहेंगे। तो एक तो ये हो गया और 4 ये हो गए, टोटल 5। 5 क्वेश्चन 20 नंबर के, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है सर, 100 नंबर का जो आपको पेपर हो जाएगा, इसलिए मतलब 120 में से 14 नंबर के आते हैं। तो हो सकता है आप जो क्वेश्चंस अटेंड करो उसमें से एक छोड़ दो, पर दो दो जगह, दो अलग अलग क्वेश्चंस में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। तो सर छोड़ पाओगे क्या, नहीं छोड़ पाएंगे, करके तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पास होने के लिए कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ सकते हो, सारे के सारे करके जाने पड़ेंगे। एक भी छोड़ के चले गए नैया डूब जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, सर लेवल क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, सर बाकी जो चैप्टर्स थे ना वो संभालना आसान था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा सा ट्रिकी होता है। हम लोग भी आज भी समझने के लिए एफर्ट डालते हैं कि क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ऊपर से भी कई बार गूगली चली जाती है, पर सर करके तो जाना पड़ेगा।
कहाँ से आया हुआ है सर? पहले सीए इंटर में था ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का पोर्शन, लेकिन तुम लोग ब्लेस्ड हो तो फाउंडेशन में आ चुका है। ब्लेसिंग है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। बट इतनी ब्लेसिंग भी नहीं है कि इंटर में जितना 100% डेप्थ थी सारा का सारा फाउंडेशन में आ गया, नहीं, उसमें से काफी इजी बना के यहाँ पर सीए, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को सीए फाउंडेशन के पेपर में इंक्लूड किया गया है। ठीक है सर। तो 14 नंबर के पेपर आएंगे, पेपर में 14 नंबर के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। और सर और बाकी सबका क्या क्या वेटेज है कि सर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में से 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है सर। उसके बाद में सेकंड वेटेज होती है तुम्हारे एलएलपी की। लिखा हुआ क्या है कि सर 5 से 10% आता, 6 नंबर का क्वेश्चन है, एलएलबी में से फिक्स है। पहले 5 का आता था, आजकल 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, आने लग गया। ऐसा नहीं कि 6 के लिए एक ही, आजकल एक और ट्रेंड चल गया है, 3+3 का 2 क्वेश्चन पूछ लो। 3+3 के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो 2 टॉपिक कवर कर लेते हैं एलएलबी में भी, ठीक है सर। सर कंपनीज एक्ट में 15 से 20 नंबर का, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 15 से 20 नंबर का, पार्टनरशिप में 15 से 20 नंबर का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 20 से 30 नंबर का, ऑलमोस्ट 30+30 के आसपास आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये वेटेज है आप लोगों के, ठीक है सर। यस सर। तो एक काम करो, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।